क्यों नहीं ध्यान दिए तब? सभी जनों को एक एक सा प्रणाम के स्थान पर समवेत प्रणाम करता हूँ और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, चूंकि पूर्वज विद्वानों ने बहुत सारी बातें कह दी हुई है, तो कुछ मूल बिंदुओं पर आपको लेके आता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो विषय का चयन है, आपके मन में एक बात आई होगी कि ये जैन कला तीर्थ और देवगढ़, दो शब्द आपके मन में आ रहे होंगे कि ये शब्द चुना बताएगा। तुमको मालूम नहीं है, इतना दिन से काम कर रहे हैं, तुमको बता भी दिए 300। तो जैन कला तीर्थ जहां तक रखने का प्रश्न है, हमारे गुरुवर प्रोफेसर मारुति नंदन तिवारी जी ने अपनी पुस्तक जैन कला तीर्थ देवगढ़, जिसमें मेरी भी थोड़ी सी भूमिका है, उसमें स्पष्ट करते हुए कहा था कि कला धरोहरों के प्रति लोगों की जागरूकता तभी पैदा हो सकती है जब हम संवेदनशीलता के साथ ही इतिहास के चश्मे से देखेंगे और साथ ही उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए अपने धरोहरों के प्रति तीर्थ भाव रखेंगे। पहली बात तो यह है इसे जैन कला तीर्थ कहने के पीछे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है जिसकी चर्चा शर्मा सर से लेकर तिवारी सर ने की, जो रूट्स की बात चल रही थी कि जैन कला का प्रारंभ कहां से होता है। अगर हम सैंधव सभ्यता को अलग रखें, क्योंकि अभी उस पर कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि जो भी हम कह रहे हैं वो एक अवधारणा है, कल्पना है या कोई बिना पुष्ट प्रमाण के है। लेकिन अगर हम प्रामाणिक रूप से देखें तो जैसा कि जैन साहब ने कहा था, खारवेल का नाम लिया था, तो खारवेल में पहला एविडेंस है हमारे सामने, जो हाथी गुंफा का लेख है 3rd 4th सेंचुरी BCE, उदयगिरी भुवनेश्वर उड़ीसा से। वहां प्रथम बार जिन प्रतिमा का उल्लेख आता है और उड़ीसा और मगध को आपस में जोड़ता है, पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण अगर हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो 3rd सेंचुरी BCE का मौर्यकालीन लोहानीपुर का पटना का, जिसे सर ने भी दिखाया था, लोहानीपुर की वह तीर्थंकर मूर्ति है जो हाथी गुंफा लेख की पुष्टि करती है। एक है एपिग्राफिकल एविडेंस और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और तीसरा जो है हमारा लिटरेरी एविडेंस है। और जब हम तीनों को जोड़ते हैं तो कम से कम 4th सेंचुरी BCE से निश्चित तौर से जैन प्रतिमा के निर्माण की परंपरा की शुरुआत हमें दिखाई पड़ती है, ये निश्चित है। इसके बाद मथुरा, यानी भुवनेश्वर के बाद पटना और पटना के बाद मथुरा सबसे बड़ा सेंटर इमर्ज करता है। और मथुरा में भी कंकाली टीला, जहां से 2nd सेंचुरी BCE से 11th सेंचुरी CE तक लगातार एविडेंस मिलते हैं भारतीय कला के भी और जैन कला के भी। यहीं पर पहली बार अभिलेख, मांगलिक चिन्ह, यानी मथुरा वह सेंटर है जहां प्रथम बार प्रतीक से तीर्थंकर मूर्ति और उसके पहचान, अभिलेखीय नाम, लांछन, प्रतिमा विज्ञान की दृष्टि से और अवधारणा के विकास की दृष्टि से कई नवीन तथ्य हमारे सामने आते हैं जिन मूर्तियों को आज हम पहचानते हैं। यानी जो तीर्थंकर की प्रथम मुद्रा है, वह प्रथम मुद्रा कायसर मुद्रा की पहचान लोहानीपुर से होती है और जो द्वितीय मुद्रा है जिसे हम ध्यान मुद्रा कहते हैं, उसका प्रथम अंकन हमें मथुरा में दिखाई पड़ता है, जो आज तक निर्बाध गति से बिना किसी, जिसकी बार बार चर्चा तिवारी सर ने की है कि वो निर्बाध गति से जारी रही। और वही बात रही कि हमें
सारे चीजों में कंप्रोमाइज तो कर लेना है, लेकिन मूल भावना में कंप्रोमाइज नहीं करना है। और यही पहचान जैन परंपरा की रही। और उसके पीछे जो मूल अवधारणा रही वह त्याग, साधना, अहिंसा, ये जो पंच तत्व हैं उसके, वह उसके मूल में रहे। बाकी सारी चीजें उसके इर्द गिर्द चलती रही। प्रश्न यह है कि हमने देवगढ़ क्यों चुना? देवगढ़ इसलिए चुना ताकि आपका ध्यान आकर्षित कर सकूं। और देवगढ़ चुनने के पीछे जो मेरा प्रयोजन था वो ये था कि आप मथुरा के बारे में जानते हैं, आप पटना के बारे में जानते हैं, आप संवेश शिखर के बारे में जानते हैं, तमाम जगहों के बारे में जानते हैं, लेकिन जहां से मध्यकालीन भारतीय मूर्तिकला और उसकी परंपरा की नींव पड़ती है, उसी कला क्षेत्र को हम नहीं जानते। तो मथुरा के बाद देवगढ़ जैन कला के संदर्भ में 8वीं, कम से कम 7वीं, 8वीं से 17वीं, 18वीं सदी ईस्वी तक, फिर से बोल रहा हूं, 7वीं, 8वीं से 17वीं, 18वीं सदी ईस्वी तक निर्बाध गति से वहां कार्य होते रहे, बिना किसी राजाश्रय संरक्षण के। यानी जैनाचार्य व्यापारियों के सहयोग से वहां काम हो रहे थे। और आप सोचिए कि कैसे काम हो रहे थे। और केवल काम नहीं हो रहे थे, बल्कि जैन कला में जो नवीन अवधारणाएं आई, जो प्रयोग आए, वह भी वहीं पर स्थापित हुए, पहली बार स्थापित हो रहे थे। और वही आगे चलकर फिर हमें, चाहे हम राजस्थान की बात करें, चाहे हम गुजरात की बात करें, या पूरे भारत की बात करें, जितनी भी परंपराएं दिखती हैं उसका रूट देवगढ़ से होकर निकलता है। इसलिए आप सभी से मेरा इस स्लाइड, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप सभी इस समाज के, जैन समाज के सभी लोगों से, प्रत्येक व्यक्ति से मेरा आग्रह है कि आप अपने इस तीर्थ स्थल को अवश्य देखें। ये यहाँ पर किसी तीर्थंकर की निर्माण भूमि नहीं है, न जन्मभूमि है, लेकिन जैन परंपरा और कला की अवधारणात्मक भूमि तो यह निश्चित है। और इस नीचे हमने यहाँ पर देवगढ़ को लिया है। अब देवगढ़ की बात कर लें कि देवगढ़ क्या क्या है अनूठा, क्यों देखना चाहिए, क्यों जाना चाहिए। पहली बार यह जैन कला के क्षेत्र में 7वीं से 19वीं सदी, 18वीं सदी। लेकिन अगर हम इसे केवल कलात्मक दृष्टि से देखें तो यह प्रागैतिहासिक कालीन काल से, यानी 30,000 ईस्वी पूर्व से निरंतरता में कला सामग्री हमें 20वीं सदी यानी आज तक प्राप्त होती है। दूसरा, गुप्त काल, हम सभी जानते हैं कि मंदिर वास्तु शैली, खास करके उत्तर भारत में नागर शैली की शुरुआत होती है मंदिर वास्तु शैली, और उसकी पूर्ण विवेचना अगर कहीं होती है तो वह देवगढ़ में होती है। पूर्ण मंदिर हमारे सामने आता है। देवगढ़ का विश्व प्रसिद्ध दशावतार मंदिर, विष्णु को समर्पित मंदिर है, वह वहीं पे निर्मित होता है। इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तीसरी, अगर जैन कला की दृष्टि से बात करें तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, जैन कला का विकास धार्मिक संकीर्णता से ऊपर उठकर बहुआयामी सोच का प्रतिफलन है, इसलिए महत्वपूर्ण। दूसरी महत्वपूर्ण, जैन कला में नवीन प्रयोग यहां पर हुए और आचार्यों के निर्देशन में हुए। महत्वपूर्ण बात ये, शास्त्र की मर्यादा में रहते हुए और परिणाम क्या हुआ? आने वाले नवीन जो कला केंद्र थे, फिर उन्होंने देवगढ़ के ही अनुसरण, देवगढ़ के ही नियमों का पालन किया। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम देवगढ़ को कला त्रिवेणी भी कह सकते हैं, कला का संगम भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें वैदिक परंपरा, जैन परंपरा तो 7वीं सदी ईस्वी से शुरू होती है, 18वीं सदी ईस्वी तक निरंतर चलती है, और साथ ही साथ बौद्ध परंपरा के भी अवशेष हमें मिलते हैं। अब जरा हम इसको देखें, ये है कहां पे, और जब आप देखेंगे तो ये दिखेगा आपको कि ये कितना रिच प्लेस है, कौन से क्षेत्र में है। ऊपर झांसी से लेकर नीचे
ऊपर सांची से, नीचे सांची से लेकर ऊपर झांसी तक का जो क्षेत्र है, आप ये जानिए कि भारतीय कला का प्राण क्षेत्र है ये।